Hi guys, what's up? पिछली वीडियो में हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा गुहा का। तो नो गुहा की हमने जो क्लासिफिकेशन थी रेशियल की, वो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी डिटेल में। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसका क्रिटिसिज्म। अब गुहा को क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया? तो यहाँ पे क्योंकि जो कैटेगरीज थी, ठीक है, तो जो गुहा की जो फाइंडिंग थी नेग्रिटो की, तो कि नेग्रिटो एलिमेंट, तो इन्होंने कहा कि ये बाकी जो जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, अब गुहा ने क्या एक चीज और कही, गुहा ने कहा कि जितने भी जो रेशियल एलिमेंट्स हैं इंडिया में, वो सारे के सारे फॉरेन ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो गुहा ने साथ में इंडिया को ऐसे मंगोलॉइड भी बताया है, ब्राची सेफल्स भी बताया है। ठीक है, तो सरकार ने गुहा को क्रिटिसाइज किया है। अब इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, क्या हजारों एथनिक ग्रुप्स हैं इंडिया में, लैंग्वेजेस हैं, है ना। तो अब जो गुहा की क्लासिफिकेशन कह लीजिए या फिर ऐसे सरकार की क्लासिफिकेशन कह लीजिए, अपने आप में कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि हर एक रेशियल ग्रुप की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, एथनिक ग्रुप की अपनी यूनिकनेस है, डाइवर्सिटी है ना। तो इन्होंने जो है वो उस चीज को एड्रेस नहीं किया। तो थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखिए, इन्होंने पूरे के पूरे रेशियल जितने भी रेशियल ग्रुप्स हैं इंडिया में, वो सारे के सारे स्टडी करने की कोशिश की, बट वो हो नहीं पाई। ओके, अब क्या हो रहा है कि बड़े सारे रेशियल में माइग्रेशन की वजह से तो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जीन्स की शिफ्टिंग होती है, चाहे वो अर्बनाइजेशन से हो, ग्लोबलाइजेशन से हो, तो ब्रीडिंग हो रही है, इंटरब्रीडिंग हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो अब गुहा की क्लासिफिकेशन हो सकता है कि जब ये क्लासिफिकेशन आई थी कंट्री में, तो उस टाइम पे रेलेवेंट रही होगी, लेकिन कंटेम्पररी टाइम में इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है वो कम हो गई है। ओके, तो उसके बाद अगली क्लासिफिकेशन है वो आती है सरकार की। उन्होंने भी क्लासिफिकेशन की, इंडिया को डिवाइड कर दिया रेशियल ग्रुप्स में। तो कौन कौन से, एक तो दिया उसने एस्ट्रोलाइट, ठीक है, एस्ट्रोलाइट, और दूसरा दिया इंडो आर्यन। अब इंडो आर्यन का स्किन कलर फेयर था, डार्क लाइट कलर था। ठीक है, तो हेड का जो हेयर था वो था ब्राउनिश डार्क था, हेड फॉर्म जो था वो लॉन्ग था, आईज जो थी वो डार्क नहीं थी, स्ट्रेचर टॉल था, फेयर कंप्लेक्शन था इंडो आर्यन का। तो अब इंडोस्काइथियंस कौन सी थी? इंडोस्काथियंस थी जो गुजरात के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, या फिर मैसूर के लोग हैं। तो वो यहाँ पे जाके जो स्काइथियंस लोग थे, ईरानो स्काइथियंस थे, वो इंडिया में आए, इंडिया में आए और वो साउथ की तरफ गए, और वो गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में या फिर मैसूर में या फिर दक्कन में आके वो बस गए। ओके, तो इनमें ये स्किन कलर जो था इनका, स्ट्रक्चर जो था वो मीडियम था, स्किन कलर जो था वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन था, स्ट्रक्चर इनका मीडियम था।
और हेयर कलर इनके डार्क ब्राउन थे, आइज भी इनकी ब्राउन थी, और जो हेड फॉर्म था वो मीजोसेफेलिक था, मीडियम था। उसके बाद आते हैं मुंडरी स्पीकर्स। मुंडरी स्पीकर्स कौन से हैं? ये हो गए जो संथल्स हैं, जुआंग्स हैं, मुंडास हैं। तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ठीक है, तो उड़ीसा के हिल्स के, तो या फिर छोटा नागपुर के, मध्य प्रदेश के, तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, तो ये सारे थे मुंडरी स्पीकर्स। उसके बाद आते हैं इरानो स्काइपियंस, ठीक है। इरानो स्काइपियंस कहां बस गए? इंडो आर्यन कहां बस गए? एस्ट्रोलॉइड जो थे वो कहां बस गए? ठीक है, तो एस्ट्रोलॉइड को हम क्या बोलते हैं? प्री ड्राविडियन, निषाद। मैं आपको बताता हूं, जो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं साउथ इंडिया के, उनको बोला गया एस्ट्रोलाइट्स। वो थे एस्ट्रोलाइट्स, ये कहा ऐसा सरकार ने। फिर इंडो आर्यन बताया कि इंडो आर्यन लोग जो थे ये ठीक है, इंडोस्केटियंस जो थे ये कैसे थे? मुंडरी स्पीकर्स कैसे थे? मीडियम स्किन कलर इनका डार्क था, हेड हेयर इनके डार्क कलर के थे, हेड फॉर्म इनका मीडियम था, मिजोसिफेलिक थे, डोलिगोसिफेलिक थे, स्ट्रेचर इनका थोड़ा मीडियम था, रॉबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थी, ठीक है। फार ईस्टर्न थे, स्टॉर स्ट्रेचर के थे, ठीक है। तो ये कौन से, ये एक्सट्रीम साउथ में जो लोग थे वो थे फार ईस्टर्न। उसके बाद आते हैं मंगोलियन। मंगोलियन आगे हिमालयन वाली साइड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोग हैं, या फिर आगे हिमाचल हिमालय के लोग हैं, तो वहां के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करने लगे मंगोलियन। तो इनकी स्किन कलर जो थी वो येलो थी, और आई इनकी में एपिकैंथिक फोल्ड था, ठीक है। हेयर इनकी बॉडी में कम थे, ठीक है। तो इसको भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो सभी को ये रिप्रेजेंट करना कर नहीं पाए। और साथ में ये जिस टाइम पे ये थ्योरी आई थी, क्लासिफिकेशन आई थी, उस टाइम पे इसकी रेलेवेंस कितनी थी, और आज के टाइम में, आज तो अर्बनाइजेशन की एज है, वेस्टर्नाइजेशन की एज है, मॉडर्नाइजेशन की एज है, तो इंटरमिक्सिंग होती है, तो ये कंप्लीट तरीके से क्लासिफाई नहीं कर पाते कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, ठीक है। तो जैसे गुहा थे, उन्होंने तो ये जहां तक कह दिया कि जितने भी लिंग्विस्टिक एलिमेंट थे वो थे, जितने भी रेशियल ग्रुप हैं वो सारे के सारे फॉरेन ओरिजिन के हैं। और जो ऐसे सरिस्ले हैं, उन्होंने कहा था कि जो इंडियन रेस ही है सिर्फ इंडो आर्यन, वो फॉरेन ओरिजिन की है, बाकी सारी की सारी रेसेस जो है इंडियन ओरिजिन की है। इन्होंने स्काइथियंस के बारे में कुछ नहीं कहा, इन्होंने इराइनोस्काइथियंस और प्रोटोस्टोलाइट, ब्रैचिसेफेल्स के बारे में कोई कैटेगराइजेशन नहीं दी, ठीक है। और निग्रोइड के बारे में नहीं बताया। हाँ, गुहा ने बात की निग्रोइड के बारे में, तो मंगोलियन के बारे में बात तो तीनों ने की, ठीक है। तो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो आते हैं, जो साउथ ट्राइब्स हैं वो आते हैं ऑस्ट्रोलाइड में, और जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो आते हैं मुंदरी स्पीकर्स में। मुंदरी स्पीकर्स जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स है ना जो सेंट्रल इंडिया के, वो है मुंदरी स्पीकर्स। अब जैसे आते हैं इरानोस्काइथियंस। इरानोस्काइथियंस कौन से हैं? जो कि
फॉरेन ओरिजिन के थे और ये सेटल हो गए वेस्ट, ये वेस्ट बंगाल में नहीं, बॉम्बे में, गुजरात में ये सेटल हो गए। ठीक है, तो इनके आपने स्किन कलर को डिस्कस करना है, इनके आपने हेयर कलर को डिस्कस करना है, इनके अपने हेड फॉर्म को डिस्कस करना है, नेचर इंडेक्स को डिस्कस करना है। ओके, इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो इनके बेसिस पे एक राशियल क्लासिफिकेशन होती है। तो ये था लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। आगे हम डिस्कस करते हैं लिंग्विस्टिक एलिमेंट। अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो इंडिया में बोली जाती हैं। अब देखा जाए तो 8th शेड्यूल में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो और भी बड़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि 8th शेड्यूल में नहीं है, जिसमें 99 लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, अब देखो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया में लैंग्वेजेस है वो 121 लैंग्वेजेस है। ठीक है, बट जब पहले सेंसस हुआ था 1961 में, तो तब लैंग्वेजेस थी 187। ठीक है, जो डिफरेंट सेक्शंस रह रही है इंडियन सोसाइटी में उनके द्वारा बोली जाती थी। तो अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो अभी जो लैंग्वेजेस है, देखो आपने सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपने नॉलेज को ना ज्यादा डीप करना है ना ज्यादा सुपरफिशियल करना है। आपने कीपिंग इन व्यू वर्ड लिमिट, मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, टाइम अवेलेबल, आपने इसको ध्यान में रखते आपने लर्निंग करनी है। देन उसके बाद जब 2011 का सेंसस आया तो उसमें लैंग्वेजेस जो है हमारी कम हो गई, उसमें 121 लैंग्वेज हो गई। ठीक है, अब 8th शेड्यूल में देखो कि हमने जब लैंग्वेजेस एलिमेंट पढ़नी है तो हमने थोड़ा सा देखना है कि लैंग्वेजिस्टिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसका बेसिक्स को भी क्लियर करना होता है। तो इसमें 8th शेड्यूल में आ जाती हैं 90 जो टोटल 121 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है ना, तो 121 में से अगर 22 अगर हम निकाल दें तो कितनी बच जाती हैं? 99 लैंग्वेजेस जो है वो 8th शेड्यूल में नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बड़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है ना, मदर टंग है, अदर लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो जिसके स्पीकर्स कम है, तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जिनके 10,000 से भी कम स्पीकर्स हैं। ठीक है, अब जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है ना, वो मोस्टली जो है वो मदर टंग है सबकी। ठीक है, तो अब देखें कि इंडियन लैंग्वेजेस जो हमारी है तो इसको क्लासिफाई किया है, किसने किया है? एलपी विद्यार्थी ने और विनय कुमार भी कह रहे हैं। एलपी विद्यार्थी के और बड़े सारे काम हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे इसने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए, कौन कौन सी स्टडीज की एलपी विद्यार्थी ने, वो हम पढ़ेंगे। तो एलपी विद्यार्थी सर और विनय कुमार जी, इन्होंने बुक लिखी थी द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस जो जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसको क्लासिफाई किया था 4 फैमिलीज में। ठीक है, तो पहली आती है आर्यन फैमिली, जहाँ इनको इंडो यूरोपियन फैमिली भी बोलते हैं। दूसरी हम बोलते हैं ड्राविडियन लैंग्वेज फैमिली है। तीसरी है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। फोर्थ है तिब्बतो चाइनीज लैंग्वेज फैमिली। तो ये 4 लैंग्वेज ग्रुप जो है वो दिए थे ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया में। ठीक है, जो कि बुक लिखी थी एलपी विद्यार्थी ने और विनय कुमार ने। ओके, अब देखें हम इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। अब आपको याद ही करने पड़ेंगे। मैं आपको बोलता जाता हूं, आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको लिखिए, पंजाबी है, सिंध है, मराठी है, राजस्थानी है, कोंकणी है, गुजराती है, बंगाली है। द्रविडियन फैमिली दूसरी है,
जो इंडो यूरोपियन फैमिली में ज्यादा लैंग्वेजेस उसमें ही आती हैं। पंजाबी, सिंध, मराठी, कोंकणी, राजस्थानी, गुजराती, बंगाली, तो कम से कम 70% लोग जो है वो यही लैंग्वेजेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद द्रविडियन फैमिली है, जिसमें तेलुगु लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, तुलु है, कन्नड़ा है, सॉरी, मलयालम, गोंदी है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा है, मलयालम है, गोंदी है। तो ये द्राविडियन फैमिली में बिलोंग करती है ये लैंग्वेजेस। उसके बाद ऑस्ट्रोसियाटिक फैमिली है, जो हमारे सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स हैं, मनसंदल, संथल, मुंडा हो, कोराकू, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये इनकी जो लैंग्वेजेस हैं ये फॉल करती हैं ऑस्ट्रोसियाटिक फैमिली में। ठीक है, इनको हम निषाद भी बोलते हैं। और द्राविडियन निषाद, और आगे है सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली, जिसको हम तिब्बतो बर्मन भी बोलते हैं, किरत। तो इसमें जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, लद्दाखी हैं, लेप्चास हैं, तो ये लैंग्वेजेस जो है वो जो फोर्थ हमारा ग्रुप है उसमें आती हैं। तो बड़े ही ब्यूटीफुली तरीके से एलपी विद्यार्थी ने, बी के कुमार ने इंडियन लैंग्वेजेस को कैटेगराइज किया था। ओके, तो अब इसमें लैंग्वेजेस में एक और आते हैं बंदे, जी ए ग्रीरसन। जी ए ग्रीरसन जो थे, इन्होंने जो लिंग्विस्टिक सर्वे किया था फर्स्ट टाइम में, ठीक है, तो जिसका नाम दिया था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कहा था कि इंडिया में कोई करीब करीब 179 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और कोई 544 डायलैक्ट्स हैं। ठीक है, अब सेंसस ऑफ इंडिया जब हुआ तो लैंग्वेजेस कम हो गई हैं, है कि नहीं? तो कंट्रीब्यूशन इन्होंने भी 4 ग्रुप्स दिए थे, ग्रीर सर ने। ठीक है, तो ये था हमारा रेशियल एलिमेंट्स, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। जैसे ब्रॉड स्ट्रक्चर के लोग हैं, डोलिकोसिफेलिक लोग हैं, यहाँ पे मिजोसिफेलिक लोग हैं, ब्रैक्सिसिफेलिक लोग हैं, डार्क कलर के लोग हैं, फेयर स्ट्रक्चर के लोग हैं, स्किन लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, ब्लैक है, डार्क ब्लैक है। उसके बाद फिर उसके बाद हेयर फॉर्म है, कर्ली हेयर वाले हैं, वेवी हेयर वाले हैं, है ना, लॉन्ग हेयर वाले हैं, कर्ली, बेबी, वूली हेयर वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बड़ी सारी यहाँ पे एपिकैंथिक फोल्ड जिनकी आईज में है वो लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइट कलर की आईज हैं, डार्क कलर की आईज हैं। ठीक है, तो स्किन फेयर वाले हैं, ब्राउन वाले हैं, लाइट ब्राउन वाले हैं, डार्क ब्राउन वाले हैं, ब्लैक हैं। ओके, ओके, तो मैंने बताया आपको लैंग्वेज कौन कौन सी है, रेशियल क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। यहाँ पे बड़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बड़े सारे रेशियल स्ट्रेन्स यहाँ पे मिलते हैं। आपको प्रोटोस्ट्राइड मिल जाएंगे, आपको मोनखमेर मिल जाएंगे, आपको नॉर्डिक मिल जाएंगे, आपको इंडो आर्यन मिल जाएंगे, इंडो स्कैटिन मिल जाएंगे, द्रविडियन मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये रेशियल ग्रुप्स जो 3 मेन जो रेशियल ग्रुप है, इसको आपने रट लेना है। ठीक है, और आपने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, अगर केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जो आपने नॉलेज गैदर की है एंथ्रोपोलॉजी में, उसको कैसे ठीक तरीके से अप्लाई करना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन कोई पूछा है तो आप अप्लाई किसी और को कर रहे हैं। क्वेश्चन, रेलेवेंट आंसर, जो नॉलेज है आपके पास उसी को वहां पे कोट कीजिए। ओके, इट विल फेच फुल मार्क्स। देन उसके बाद आता है इंडियन पॉपुलेशन। इसमें फैक्टर्स क्या है इंडियन पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में, ग्रोथ में। अब देखो, इंडिया जो है वो वर्ल्ड की दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन में, और फिफ्थ जो है वो 1/5 जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है एज पर अगर 2011 का सेंसस देखें तो कितनी पॉपुलेशन है, 1.21 बिलियन लोग रहते हैं। तो इंडिया जो है 2.4% वर्ल्ड का एरिया है, लेकिन यहाँ पे 70.5% लोग यहाँ पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो करीब करीब कितनी है, 0.8% है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में।
देखो बर्थ रेट जहाँ पे इंडिया में ज़्यादा है ना, डेथ रेट इंडिया में लो है। तो रूरल पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, लिटरेसी जहाँ पे ज़्यादा है, लिटरेसी लेवल फैक्टर ग्रोथ के लिए करती है, पॉवर्टी ग्रोथ के लिए फैक्टर कंट्रीब्यूट करती है। पॉवर्टी ज़्यादा है तो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि ज़्यादा अर्निंग हैंड्स हो। पॉपुलेशन अगर पढ़े लिखे हैं तो वो पॉपुलेशन उनकी कम होगी, ग्रोथ रेट कम होगी। तो मेडिकल साइंस ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, उसकी वजह से डेथ रेट कम है। ओके, तो कंडीशंस पीसफुल है। अर्ली सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी इम्पैक्ट करती हैं, जैसे अर्ली मैरिज हो जाना, ठीक है, फीमेल मेल चाइल्ड की का डिजायर रखना, ठीक है, ये चीजें। अब एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हो रही है, इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो अब फैमिली प्लानिंग की नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, फर्टिलिटी इंक्रीज ही है, उसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स जो है वो पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। अब मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हुई है, बर्थ रेट जो है वो बढ़ा है, क्योंकि पहले एपिडेमिक्स जो होते थे, काफी डेथ्स होती थी एपिडेमिक्स के। अब मेडिकल साइंसेस से, अब जो इम्यूनाइजेशन होने से, ठीक है, तो ये चीजें जो है वो कंट्रोल में हो गई हैं। अब प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, हाइजीनिक है, बर्थ रेट जो है वो हाई है। वो इसलिए हाई है क्योंकि अभी भी विलेजेस पॉपुलेशन ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में मीन्स लेबर की डिमांड ज़्यादा होती है। तो सोशल में अब मैरिज जो है वो यूनिवर्सल है और अर्ली मैरिज है, डिमांड ऑफ मेल चाइल्ड है, क्योंकि ये सोशल रिलीजियस सुपरस्टिशंस है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, फर्टिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एजुकेशन। तो प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है भाई। एनवायरनमेंट के ऊपर प्रॉब्लम होएगी, एनवायरनमेंट डिग्रेड करेगा, रिसोर्सेज की डिप्लीशन होएगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जो है वो लो होएगा, ठीक है ना, जो पर कैपिटा इनकम है वो कम होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रेमेडीज क्या है, एजुकेशन है, स्टेटस ऑफ वुमेन को इम्प्रूव करना है, तो मिनिमम एज मैरिज को हमने इम्प्रूव करना है, सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ को हमने रिमूव करना है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कैरी आउट करने हैं, एनजीओ को इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना। फैमिली प्लानिंग के सेंटर्स खोलने चाहिए। ओके, अब पॉपुलेशन पॉलिसीज, बड़ी पॉपुलेशन पॉलिसीज आई हैं इंडिया में, ठीक है। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो रिसेंट वाली है वो है 2000 वाली। तो 2000 पॉपुलेशन, तो उससे पहले भी पॉपुलेशन पॉलिसीज आई अलग अलग टाइम पे, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंट के बाद, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद पॉपुलेशन पॉलिसीज आई, ठीक है। 1976 में आई फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन आई, ठीक है। उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 1983 में, तो करीब करीब मान के चलो 10 सालों के बाद फिर 1991 में आई, ठीक है। फिर उसके बाद आई 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई। ओके, तो इनका क्या काम था, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना था इनको। तो जो ऑब्जेक्टिव क्या थे, कॉन्ट्रासेप्शन की नीड को फुलफिल करना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ठीक है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है तो उसको रिप्लेसमेंट लेवल तक लेके जाना, ठीक है। तो स्टेबल पॉपुलेशन का ऑब्जेक्टिव था, सेटअप किया था 2045 तक। ओके, ताकि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी हो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ओके, तो अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो आई 2000 में, उसको ध्यान में रखते हुए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, मिशन परिवार विकास, ठीक है, ये लॉन्च किया गया। इसमें
कॉन्ट्रासेप्टिव की एक्सेसिबिलिटीज को बढ़ाया गया, फैमिली प्लानिंग के ऊपर फोकस किया गया, जनसंख्या कोष को क्या किया, फंड को रेज किया गया, इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप को इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, तो अब आशा की सर्विसेज को हायर किया जाता है, वो जाके गांव में जाके बताती हैं कि स्पेसिंग कितनी जरूरी है बर्थ्स के बीच में। ठीक है, तो कंपेंसेशन स्कीम भी दी गई स्टेरिलाइजेशन के लिए। ठीक है, एजुकेशन को टूल बनाया गया पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो रिजल्ट क्या, देखो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो अभी कम हुई है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो पॉपुलेशन का बढ़ना एक खतरे की घंटी है, रोटी खाने के लिए क्यों नहीं मिलेगी, एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, एनवायरनमेंट की एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए होगा, रोड हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ती हैं, तो कंट्रोल करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, आशा वर्कर की हेल्प लेके वुमेन्स को समझाना चाहिए गांव में कि स्पेसिंग कितनी जरूरी है बर्थ्स के बीच। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करना है, जो कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में सेट किया था। स्टेरिलाइजेशन को बढ़ाना चाहिए और इसके इकोनॉमिक बेनिफिट देने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल नेशनल सोशल सिस्टम है। ये टॉपिक तो हमने कवर कर दिया, अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपने स्टडी क्या किया, हमने स्टडी किया फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया सेकंड पॉपुलेशन कंट्री है, सबको पता है। इंडिया की जो लैंड है वो है 2.5% है वर्ल्ड पॉपुलेशन की, लेकिन यहाँ पे 17.5% जो वर्ल्ड के लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ के रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर रिसोर्सेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रही है, हेल्थ सेटअप के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो पॉपुलेशन का स्टेबल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, जो कि टारगेट सेट किया है 2045 तक स्टेबल पॉपुलेशन करनी है। ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में ऑब्जेक्टिव सेट किया था। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम की। अब ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम में क्या आता है, देखो इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण आश्रमा, और वर्ण आश्रमा में दो चीजें आती हैं, चतुर्वर्ण, ठीक है, और आश्रम। मीन्स वर्ण आश्रम में क्या आता है, वर्ण सिस्टम आता है और आश्रम सिस्टम आता है, वर्ण आश्रम। तो वर्ण आश्रम हमें जो पहले हम बात करेंगे चतुर्वर्णा की। ठीक है, चतुर्वर्णा की में क्या बोलते हैं, चार वर्णास है, चार क्लासेस हैं और चार आश्रम्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आश्रम्स की। तो चार स्टेजेस होती हैं ह्यूमन लाइफ की, ब्रह्मचार्य है, गृहस्था है, वनप्रस्था है और संन्यास आश्रम है। ब्रह्मचार्य में वो स्कूल पढ़ाई करता है, उसके बाद फिर वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता है, वो डिसिप्लिन सीखता है, वो वैल्यूज सीखता है, फिर वो गृहस्था में जाता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर वो आगे वो रिप्रोडक्शन के वर्क कैरी आउट का एक्टिविटी करता है, फिर उसकी जो डिफरेंट जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, ऋणास होते हैं, गुरु ऋण वो चुकाता है, अतिथि ऋण वो चुकाता है, देव ऋण वो चुकाता है। ठीक है, तो सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं, इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस होती हैं, कल्चरल ऑब्लिगेशंस होती हैं, उन सारी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज को फुलफिल करता है। उसके बाद फिर वनप्रस्थ आता है, वनप्रस्थ में फिर वे क्या करता है, वो ये वनप्रस्थ में जब जैसे ही जाता है वो तो ये थर्ड आश्रम बोला जाता है इसको।
तो ये 50 के बाद, इसके बाद क्या होता है कि अपनी फैमिली को उसको छोड़ना होता है और अपने गांव को छोड़ता है। तो जितना भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोड़ देता है चिल्ड्रन के ऊपर, और वो जंगल में उसको जाना होता है। और जंगल में वो क्या करता है, तो जंगल में जाके वो अपनी सेंसेस जो एंजॉयमेंट की सेंसेस है उसको उसको कंट्रोल में करना होता है। उसको फ्रूट्स खाने होते हैं, मीट को टच नहीं करना होता है, वेजिटेबल्स खाने होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम जब आगे जब वो उसका अगर हो जाए, डाई हो जाए वनप्रस्थ आश्रम में, तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। अब संन्यास आश्रम क्या है, ये लास्ट स्टेज है आश्रम की। ठीक है। तो इस लास्ट आश्रम में क्या होता है कि जितनी भी अटैचमेंट्स है पूरी दुनिया के साथ वो तोड़ लेता है। ठीक है। तो अपनी सारी लाइफ वो मेडिटेशन करता है। ठीक है। अपनी सोल के साथ वो कनेक्ट होता है। ठीक है। हाईएस्ट लेवल पे, लोएस्ट लेवल पे मेडिटेशन करता है, माइंड को कंसंट्रेट करता है। तो ये चीजें होती है संन्यास आश्रम में। तो कौटिल्य ने क्या कहा था, जो कंसेप्ट है वर्ण आश्रमा का, तो क्योंकि ये सोशल ऑर्डर में करने में हेल्प करता है, हमें सोशल स्ट्रक्चर सेटअप करने में हेल्प करता है, और जो सोसाइटी में क्योस है उसको वो रोकता है, और कंडक्ट को रेगुलेट करता है। तो ये डिसिप्लिन भी करता है, ये चीजें सोसाइटी को ये ऑर्डर बना के रखता है। ये कौटिल्य ने कहा था इसका जो वर्ण आश्रम में। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो वाई सिंह ने क्या किया था, उन्होंने जो इंडियन सोशल सिस्टम को डिफाइन किया था, 4 हिरार्कीज दी थी उन्होंने, जिसमें आता है वर्णास आते हैं। ठीक है। उसके बाद गुना के बारे में बोला उन्होंने, वर्णास, गुनास, और पुरुषार्था के बारे में बोला था। ठीक है। पुरुषार्था क्या है, बेसिकली गोल्स है ये। आश्रमा के बारे में बोला था, जो कि हमने डिस्कस किया पहले। ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी जो थी पहले पैट्रियार्कल सोसाइटी थी और हिरार्किकल थी सोसाइटी। सोसाइटी में 2 चीजें थी, हिरार्कीज थी, इनइक्वालिटीज थी, डिवीजन थी, और पैट्रियार्कल थी। ओके। हिंदूज के लिए धर्म जो था कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, कर्मा क्या होना चाहिए, सम ऑफ अपनी डीड्स कैसी होनी चाहिए, किस्मत, धर्म, कर्म और किस्मत, इस पे फोकस किया है हिंदू ने। इसको इंपॉर्टेंट माना है बाकी चीजों से। उसके बाद आता है पुरुषार्था, पढ़ते हैं हम। पहले हमने पढ़ा आश्रमा, अब पुरुषार्था पढ़ते हैं। अब पुरुषार्थ बेसिकली है क्या, हमारे अल्टीमेट गोल्स होते हैं लाइफ के। ठीक है। सबसे पहले आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट जो गोल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हिंदू की जो फिलॉसफी है वो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या किसको देते हैं, धर्म को। अर्थ और काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम धर्म को देते हैं। ठीक है। और मोक्षा जो है वो अल्टीमेट एम होना चाहिए हमारा। ठीक है। तो अब पुरुषार्था का इन्फ्लुएंस होता है आश्रमा के ऊपर। ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब देखो पुरुषार्था हमारे जो गोल्स हैं, हमारा काम क्या होता है उसमें, हमने मटेरियल जो डिजायर्स होते हैं हमारे और स्पिरिचुअल डिजायर्स को हमने कोऑर्डिनेट करना होता है, हमने बैलेंस करना होता है। ओके। 7 मिनट, 134।
देन उसके बाद तो रेलेवेंस, अब देखा जाए तो रेलेवेंस है क्या इन चीजों का, पुरुषार्थ का रेलेवेंस है आज की सोसाइटी में? ठीक है, तो अब आज के युग में जो इंसान है वो, दैट इज फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ठीक है, एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दैट शुड मेक देम हैप्पी। तो अंडरस्टैंडिंग की, लाइफ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, पर्पस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, बिकॉज पर्पस के बिना लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट हर एक इंसान खाली हो गया है, वो मटेरियलिस्टिक हो गया है, स्पिरिचुअली वो माल नरिश्ड है, मटेरियली वो ओवर नरिश्ड हो गया है। ठीक है, अर्थ जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं देता मैन के ऊपर, वो मनी के ऊपर इंपॉर्टेंस देता है, फूड के ऊपर इंपॉर्टेंस देता है, और काम जो है वो बॉडली प्लेजर्स के ऊपर, मॉडर्न सोसाइटी में बॉडली प्लेजर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है आज कल के लोग, और अर्थ में वो भीख, फूड के लिए भीख मांग रहा है, पैसों के लिए भीख मांग रहा है, वो इंपॉर्टेंस ही भूल गया है इंसान की। धर्म, धर्म क्या है? धर्म आज के इंसान में वो मटेरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअलिज्म उसमें खत्म ही हो गया है। अब मोक्षा, मोक्षा क्या है? हमें कंफर्ट लेना, एंजॉयमेंट, ठीक है, ये मोक्षा बन गया है। ठीक है, तो इंसान अपने रास्ते से भटक गया है, उसको इमोरल एक्टिविटीज में नहीं करना है पार्टिसिपेट, मॉरल एक्टिविटीज में पढ़ना है। तो जो पुरुषार्थ है वो टोटल लाइफ को कवर करता है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में भी। फॉर पुरुषार्थ धर्म, धर्म मीन्स उसकी इंसान की ड्यूटीज है, कुछ जिम्मेवारियां हैं, उसकी राइट्स है कुछ। ओके, तो धर्म को ये जानना जरूरी है कि काम एंड अर्थ जो है वो मीन्स है, एंड्स नहीं है। ओके, तो धर्म जो है वो हमें डायरेक्शन देता है, हमारे इमोशनल ड्राइव को कंट्रोल करता है। ओके, हमें स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात करता है, कोड ऑफ कंडक्ट का कहता है, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। अर्थ क्या है? अर्थ हमारा दूसरा गोल है, तो हम अर्थ में हम जितना भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनकी आस करते हैं, हम उनके पीछे भागते हैं, एंजॉय करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं, हम खोते भी हैं। ठीक है, फैम इनकम को हम को जनरेट करते हैं, है ना, रिलीजियस ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं। तो ये अर्थ हमारा सेकंड गोल है। उसके बाद काम, काम थर्ड ऑब्जेक्टिव, इट मींस प्लेजर, बॉडली प्लेजर हो या और प्लेजर हो, मेंटल प्लेजर हो, एंजॉयमेंट की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो ये इमोशनल एस्पेक्ट है इंसान का। मोक्ष क्या है? ये फाइनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ह्यूमन का। इससे क्या होता है कि पुरुषार्थ और परमात्मा, तो मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन, रिलीज, जो साइकिल है बर्थ का, रिबर्थ का साइकिल है, वो वहां से मुक्ति प्राप्त करना, सफरिंग से मुक्ति प्राप्त करना, पेन से मुक्ति प्राप्त करना, ये होता है मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थास को हमने डिस्कस किया। ठीक है, ओके, तो ये एक चक्र है, पुरुषार्थ, कर्म, धर्म है, धर्म होना चाहिए, हमें सच्चाई के पाठ
से चलना है, हमारी ड्यूटीज है, हमें सोशल ऑर्डर बना के रखना चाहिए, हमारे इसको रिलेट करता है आश्रमा के साथ, है ना। हमें डिसिप्लिन रहना है, हमें गलत काम नहीं करने हैं। अर्थ कहता है कि हमें टेंजिबल ऑब्जेक्ट पाने हैं, हमें इसमें वो मटेरियल ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करता है, काम में वो प्लेजर को सीख करता है, मेंटल प्लेजर को सीख करता है, फिजिकल प्लेजर को सीख करता है। मोक्षा में वो सफरिंग से अपने आप को दूर करता है, पेन से दूर करता है, और वो स्पिरिचुअल के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। तो ये 4 गोल्स होने चाहिए। धर्मा, धर्मा एक राइट कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा वो हमें बताता है धर्मा, ठीक है। तो हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज को हमने फुलफिल करना है। जैसे हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं आश्रम्स में, हमारे ब्रह्मचार्य आश्रम में ड्यूटीज हैं, हमारे गृहस्थ आश्रम में कुछ ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो हमें कंप्लीट करनी है। फिर अगली स्टेज पे जब आएंगे तो उसमें भी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वनप्रस्थ आश्रम में, गृहस्थ में, वनप्रस्थ में, संन्यास आश्रम में, वो हमें फुलफिल करनी है। हमें आज की रेलेवेंस, पुरुषार्थ का रेलेवेंस है आज के टाइम में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इन चीजों का रेलेवेंस देखो, आप आज की डेट में इंसान के लिए धर्म क्या है, वो धर्म को भूल गया हुआ है, वो खाली है, अंदर से वो खाली है। अर्थ वो फिजिकल प्लेजर की तरफ भाग रहा है, वो काम की तरफ भाग रहा है, वो पैसों के लिए, खाने फूड के लिए, पैसे के लिए दौड़ रहा है, और स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है। मोक्ष के लिए वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहा है। मोक्ष उसके लिए है कि कुछ प्राप्त कर लेना, कंफर्ट लेवल को रेज करना, उसके लिए यही कंफर्ट, उसके लिए यही मोक्ष है। तो इसकी रेलेवेंस है। अगर पुरुषार्थ को हम अप्लाई करते हैं आज के यूथ में, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, सोसाइटी को हम सही डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर बैलेंस बन जाएगा मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है, फोर्थ और फाइनल ऑब्जेक्टिव है इसमें पुरुषार्थ में। अभी पुरुषार्थ और आश्रम को अब कर्मा क्या है? धर्म हमने करा, कर्मा, अर्थ भी हमने देखा, कर्मा है। अब हम पढ़ेंगे कर्मा, रीना एंड रिबर्थ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, इसको स्टडी करना है और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब देखते हैं कर्मा, ऋणा और रिबर्थ, इनकी क्या रेलेवेंस है। कर्मा क्या है? कर्मा होता है कि आप जो करते हैं वो आपके पास वापस आता है। कर्मा डॉक्ट्राइन क्या कहती है? हम इसको रिलीजियस स्टैंड पॉइंट से नहीं देखना चाहिए, इसको किसी की कम्युनिटी के पॉइंट से नहीं दे सकता, कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं नो वन कैन क्लेम टू लिव लाइफ विदाउट परफॉर्मिंग एन एक्शन। कहने का ये मतलब है ना कर्म। अब कर्मा क्या है? इसको किसी रिलीजन के साथ ना जोड़े। अगर इसको रिलीजन के साथ नहीं जोड़े हम इसको, तो कर्मा बेसिकली कहता है कि जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है। ठीक है, हम एक्शन करेंगे तो हम उसका रिएक्शन मिलेगा।
हमारी सोच जैसी होएगी हमें वो चीज मिलेगी, हमारी डीड्स जैसी होंगी हमारी हमें हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करेगी। तो गुड भी हो सकता है, कर्मा अच्छे होंगे तो गुड होगा, अगर कर्मा अच्छे नहीं होंगे तो बैड होगा हमारी एवरीडे लाइफ में। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। तो अब कर्मा पे बिलीव करना, धर्मा पे बिलीव करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 गोल्स हैं, ये हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इसका रेलेवेंस है। तो ये कास्ट के साथ भी इसका है रिलेशन। अब इसको कास्ट के साथ कैसे रिलेट करते हैं, बोला जाता है कि अगर वो कर्म आप अच्छे करोगे तो आपको हायर कास्ट में बर्थ मिलेगा, हायर कास्ट इन द नेक्स्ट बर्थ। ओके, तो ये था कर्मा। अब कर्मा के टाइप क्या है, इसकी भी बड़ी टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। देखो कर्मा को आपको आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है, आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कर्मा क्या है। ठीक है, तो कर्मा आप जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी थिंकिंग है, वही आपको मिलेगा। आप वे ऑफ लाइफ, आप जो आप देते हो नेचर को, नेचर से आपको वही मिलता है। दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। अब कर्मा की रेलेवेंस क्या है? इसकी एग्जाम्पल है, अब देखो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। अब फ्रांस के जो किंग लुइस थे, किंग लुइस 16 ऑफ फ्रांस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूएस को सपोर्ट किया ताकि वो ब्रिटेन को वापस ले सकें। फॉर टेकिंग सब कैनेडियन टेरिटरीज इन द 7 years वॉर, 7 year वॉर्स में उन्होंने कनाडा की टेरिटरीज ले ली। तो फाइनेंशियल क्राइसिस था कंट्री में, और मैनी फ्रेंचमैन वेयर इंस्पायर्ड बाय द रेवोल्यूशन, है ना। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जो किंग लुइस थे उनको ओवरथ्रो कर दिया 16 जो थे, क्योंकि ये कर्मा है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में किंग लुइस 16 को जो ओवरथ्रो किया था वो उसके कर्मा थे, उसने जैसे कर्म किए थे उसको वही मिला। उसने बड़ा जुल्म किया था वहां के लोगों के ऊपर, क्योंकि उसने उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे फ्रांस में। तो लोगों ने फिर रेवोल्यूशन किया और उसको ओवरथ्रो कर दिया। ठीक है, तो ये है कर्मा की एग्जाम्पल। अब कर्मा ऋणा, उसके बाद आता है ऋणा। अब ऋणा होता है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपको कुछ डेप्ट्स होते हैं आपके, जो कि आपने भाई वापस करने होते हैं अपने लाइफ टाइम में, रीपे करना होता है। ठीक है, और ये डेप्ट, ये ऋणा जो है वो ये कब किए जाते हैं, ये बेसिकली गृहस्थ आश्रम में ऋणा जो है वो किए जाते हैं। ये सोशल डेप्ट होता है किस्म का। तो 2 तरह के ऋणास होते हैं। तो जो डेट होता है टीचर की तरफ जिसको हम बोलते हैं ऋषि गुरु ऋणा, एक होता है गॉड की तरफ डेट, वो होता है देव ऋणा, जो गुरु दक्षिणा कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो अगर वो देव ऋणा नहीं करता है, गॉड को वो ऋणा नहीं चुकाता है ना, उनकी पूजा नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, वेदास नहीं पढ़ता है, तो फिर वो दोबारा वो उसको मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद ऋषि ऋणा, देव ऋणा, पितृ ऋणा। पितृ ऋणा क्या होता है कि जो जिन पेरेंट्स ने पैदा किया होता है उनके प्रति भी ऋण होते हैं, उन ऋण को भी चुकाना होता है। अगर वो ऋण वो नहीं चुकाता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा। और अगर वो अपने पेरेंट्स की
टेक केयर करेगा तो फ्यूचर में जो उसके बच्चे होंगे वो भी उसकी बच्चों की अपने पेरेंट्स की केयर करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा की डॉक्ट्राइन भी अप्लाई होती है, यहाँ पे ऋणा की डॉक्ट्राइन भी अप्लाई होती है। ठीक है, हाँ, जब वो सारे के सारे ऋणा अप्लाई कर देता है इसमें गृहस्थ आश्रम में सारे के सारे ऋणा जो है रीपे कर देता है, फिर वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, फिर वो जाता है संन्यास आश्रम में। अब उसके बाद आता है रीबर्थ। अब रीबर्थ क्या चीज है? अब इंडिविजुअल को बार बार उसको जन्म लेना होता है। जब कभी वो हायर अगले जन्म में कभी हाई क्रिएचर बनता है, कभी लोअर क्रिएचर बनता है, और या फिर वो पिछले जन्म में हायर वर्णा में होता है, अगले जन्म में लोअर वर्णा में जाता है। ठीक है ना, और वो ये डिपेंड करता है उसकी कर्मा के ऊपर। तो जो रीबर्थ है वो क्या है? बेसिकली कॉन्सिक्वेंस है बैड कर्मा। अगर वो बैड इमोरल एक्शंस होंगे तो अगर गुड कर्मा करेगा तो वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति करेगा, अगर वो बैड कर्मा करेगा तो वो सीधा जाएगा उसमें लोअर वर्णा में, अगला जन्म फिर वो इंसान बनेगा। तो ये बेसिकली हिंदू सोशल लाइफ की फिलॉसफी है, ये इंडियन सोशल ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर की ये फिलॉसफी है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करी मैंने आज। ठीक है, हमने देखो पढ़ा, हमने बहुत, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन भी है। हमें 4 आश्रम्स होते हैं, है ना, 4 आश्रम्स के नाम आपको पता है। उसके बाद हमारे 4 वर्णास होते हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हमने पुरुषार्थास पढ़े, हमारे पुरुषार्थास होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं हमारे, वो भी 4 होते हैं। ठीक है, कर्मा होते हैं, ठीक है, कर्मास हमें करने होते हैं। ठीक है, हमें ऋणास होते हैं, हमारे 3 ऋणास होते हैं, इनको पढ़ना होता है। ठीक है, कर्मा हमें करना होता है। फिर उसके बाद कर्म ऋण रिबर्थ, रिबर्थ होता है भाई, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति करोगे, अगर आप इमोरल एक्शन करोगे तो आपको अगले जन्म में इंसान बनना पड़ेगा, और आपको दोबारा से वो साइकिल जो है, जो आश्रम का जो साइकिल है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो गाइस ये था मैंने आज हमने क्या 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 डिस्कस किया। हमने प्री हिस्टोरिक कल्चर्स को हमने डिस्कस किया, हमने प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर को हमने डिस्कस किया, हमने ट्राइबल का क्या रोल था, बट ट्राइबल का क्या रोल है आर्यन में, जो इंडियन सिविलाइजेशन में, उसको हमने डिटेल में स्टडी किया, है ना। हमने पैरेललिज्म, सर्वाइवल और पैरेलल के कंसेप्ट को हमने स्टडी किया, है कि नहीं। हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया, इंडियन स्ट्रक्चरल सोशल सिस्टम को, ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम को स्टडी किया। ठीक है, तो ये गाइस आपको जो पेपर 2 है बड़ा ही डायनेमिक पेपर है। पेपर 1 जो है वो 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 स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, हाँ, वो भी आपको रिलेट करना आना चाहिए कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स के साथ, केस स्टडीज के साथ। पेपर 2 भी आपको रिलेट करना आना चाहिए कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स के साथ। टाइम लिमिट पे फोकस करना है, ठीक है, और क्वेश्चन को कंप्लीट करके तैयार करना है। कंप्लीट इन द सेंस क्वेश्चन में आपका ब्रीफ होना चाहिए, स्टार्टिंग में उसकी इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड देना है स्टार्टिंग में, फिर मेन बॉडी आएगी, उसके बाद फिर आपने लास्ट में कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन आपका जो है वो पॉजिटिव साइड होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ओके गाइस, तो चैनल को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे, मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं, बेटर तरीके से वीडियो बनाऊं। ठीक है, और आपको नॉलेज देने की तो मैं भरपूर कोशिश करूं। सो गाइस, थैंक्स गाइस, हैव अ गुड नाइट।